हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टिश्यू कल्चरिंग। ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर में क्या क्या चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू कल्चरिंग होता क्या है। ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग एक तरीके का हम देखते हैं कि प्लांट के सेल्स को आइसोलेट किया जाता है और प्लांट के सेल को एक आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो किया जाता है। ठीक है, जिसको टिश्यू कल्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, और इस सेल के कल्चर को आगे बढ़ाया जाता है और इसी से प्लांट बनाया जाता है। अगर हम सिंपली समझे, एक नॉर्मल जो कंसेप्ट होता है अगर उसको समझे, तो हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम पहले तो सबसे पहले हम एक मीडियम बनाते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम वो चीज़ होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मीडियम बना रहे हैं। अब ये मीडियम लिक्विड हो सकता है या सेमी सॉलिड हो सकता है। सेमी सॉलिड यानी जेल लाइक। ठीक है, और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये मीडियम बनाया, इस मीडियम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मीडियम, और इस मीडियम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। हम बोल रहे हैं ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। जितने भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से कोई प्लांट का सेल लेते हैं और उस प्लांट के सेल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बाहर का एक प्लांट सेल हम लेते हैं, प्लांट सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल हम बोल रहे हैं जिसमें सेल वॉल होती है। तो ये हमने प्लांट सेल बाहर से लिया और इसको हमने इधर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अब ये सेल क्या करता है, ये न्यूट्रिशन लेता है वहां से। उनको सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, और सेल के लिए, सेल डिवीजन के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है, जैसे साइटोकाइनिन्स एंड ऑल। तो ये सारा हमें न्यूट्रिएंट में पहले से अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट में जो सेल है, ये सेल अपनी ग्रोथ करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, साइज बढ़ाता है। ठीक है, और ये डिवाइड करता है। तो एक सेल से दो सेल होते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, और ऐसे सेल का एक मास बनता है, गुच्छा बनता है, जिसको हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, अब ये कैलस जो है वो बहुत सारे सेल का गुच्छा है। ठीक है, अब इसी कैलस से हम नया प्लांट बना सकते हैं या इसी कैलस के कुछ सेल से एक नया कल्चर बना सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं इसी कैलस के कुछ सेल हमने बाहर निकाल दिए। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से कुछ सेल हमने बाहर निकाल दिए और हम इस सेल को दूसरे मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक और मीडियम में इस कैलस को ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास अब कितने कैलस हो जाएंगे, हमारे पास अब दो कैलस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे कैलस बना सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारे इससे और सेल निकाल सकते हैं और एक मीडियम में कैलस बना सकते हैं। मतलब हमें जितने कैलस चाहिए हम उतने कैलस, यानी उतने मास ऑफ सेल्स, ठीक है, या उतने हम सेल के क्लस्टर यानी कैलस फॉर्म कर सकते हैं। अब इन्हीं कैलस से प्लांट भी बनाए जाते हैं। जब इन कैलस में हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, इन हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ऐसे में रूट और शूट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन, ठीक है, इनसे रूट और शूट फॉर्मेशन होता है। ऑक्सिन जब दिया जाता है, ध्यान दो, ऑक्सिन जब दिया जाता है तो ऑक्सिन की वजह से रूटिंग होती है, रूट फॉर्मेशन होता है। ऑक्सिन की वजह से हम बोल रहे हैं रूट फॉर्मेशन होता है, और साइटोकाइनिन की वजह से शूट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इनका रेशियो मैटर करता है। हमने बोला था जब हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था इसको 3:1 के रेशियो में ऐड किया जाता है। अगर हम ऑक्सिन ज़्यादा ऐड करते, ध्यान दो, अगर हम ऑक्सिन को 3 के रेशियो में ऐड करते हैं और साइटोकाइनिन को 1 के रेशियो में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रूटिंग, क्योंकि ऑक्सिन ज़्यादा है। ठीक है, तो रूटिंग होगा, राइजोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो रूटिंग होगा। ठीक है, दूसरा हम बोल रहे हैं, दूसरा हम मेथड लेते हैं, जब हम यहाँ पे साइटोकाइनिन को 3 के फॉर्म में ऐड करेंगे, 3 ml वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 3 यूनिट के फॉर्म में हम ऐड करेंगे साइटोकाइनिन को। ठीक है, और एक ही यूनिट हम ऐड करेंगे ऑक्सिन का। ठीक है, ठीक है, तो 3 यूनिट साइटोकाइनिन के और 1 यूनिट ऑक्सिन का। देखो उल्टा कर दिया हमने, पहले से रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, थोड़ा उल्टा कर दिया, पहले ऑक्सिन 3 यूनिट में था और साइटोकाइनिन 1। ठीक है, अब ऑक्सिन के हमने साइटोकाइनिन के 3 यूनिट कर दिया और ऑक्सिन के 1। तो अब साइटोकाइनिन ज़्यादा है, तो अब ये क्या फॉर्म करेगा, शूट फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ शूट। तो अब इस तरीके से ये शूट फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से रूट और शूट फॉर्म होते हैं इस कैलस से। ठीक है, और प्लांट फॉर्म होता है, मतलब एक ही प्लांट के हजारों प्लांट हम बना सकते हैं। ठीक है, एक प्लांट के हजारों प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी मेथड से, दैट इज टिश्यू कल्चरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से टिश्यू कल्चरिंग से हम बहुत सारे प्लांट के क्लोन्स फॉर्म कर सकते हैं। और ये हमें क्यों करना है भाई? ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि क्यों टिश्यू कल्चरिंग हमें ज़रूरी है। मान लेते हैं हमारे खेती में हमने 10 पेड़ लगाए हैं, ठीक है, मैंगो के।
10 पेड़ में से एक मैंगो ट्री ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा गुड प्रोडक्टिविटी में हमको मिल रही है। मैंगो का साइज़ बहुत बड़ा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिसीज़ रेजिस्टेंट है, मतलब ओवरऑल वो मैंगो की वैरायटी हम बोल सकते हैं एक आइडियल वैरायटी है जो कि खेती में ग्रो करी जा सकती है बहुत ईजिली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी मैंगो की वैरायटी का कुछ पार्ट ऑफ सेल, कुछ सेल हम आइसोलेट कर देंगे, कुछ सेल हम आइसोलेट करेंगे अलग, और इन्हीं सेल को हमको क्या चाहिए, हमारे खेती में सारे मैंगो ट्रीज ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है, सारे मैंगो ट्रीज ऐसे होनी चाहिए, कोई भी ट्री हमको कम प्रोडक्शन नहीं देना चाहिए, तो हम इसके क्लोन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ सेल हम आइसोलेट कर लेंगे, सेल आइसोलेट करने के बाद उसको आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करेंगे, मीडियम पे ग्रो करने के बाद इसका क्या फॉर्म होगा, कैलस फॉर्म होगा, कैलस फॉर्म होगा तो कैलस से हम बहुत सारे और कैलस बनाएंगे, हम थाउजेंड्स ऑफ कैलस बनाएंगे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कैलस हम बनाएंगे, हमको थाउजेंड्स ऑफ प्लांट चाहिए, तो फिर इन थाउजेंड्स ऑफ कैलस को हार्मोन ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, इन थाउजेंड्स ऑफ कैलस को कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे, और हम इससे थाउजेंड्स ऑफ मैंगो ट्रीज बनाएंगे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मैंगो प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, और ये सारे मैंगो प्लांट जो है वो फर्स्ट मैंगो प्लांट के क्लोन होंगे, क्या होंगे, क्लोन्स, ठीक है। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, वो सारे के सारे वही मैंगो प्लांट, यानी उसी से उनके जीन 100% मैच करेंगे, जैसे जीन इसके है 100% जीन इनके इसके साथ मैच करेंगे, मतलब जैसे प्रोडक्शन हमको इस प्लांट में मिल रहा है मैंगो प्लांट ए में, वैसे ही हमको ये 1000 मैंगो प्लांट में भी प्रोडक्शन मिलेगा, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसीलिए टिश्यू कल्चरिंग किया जाता है। चलो बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया क्या किया जाता है टिश्यू कल्चरिंग में। टिश्यू कल्चरिंग में कोई भी प्लांट का पर्टिकुलर एक सेल लिया जाता है जिसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी हो, जो डिवाइड कर सके, ठीक है। अब वो मेरिस्टेमेटिक सेल हो सकता है या पैरेनकाइमा सेल हो सकता है, पैरेनकाइमा सेल भी वापस डिवाइड करता है, हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये डिविजिबल सेल लेते हैं, उसको हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे ऐड करते हैं जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ करता है, अपना डिवीजन करता है, कैलस फॉर्म करता है, कैलस फॉर्म होने के बाद अगर उसमें हम एक कैलस से हज़ारों कैलस भी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का, तो ऑक्सिन की वजह से रूट फॉर्मेशन होता है और साइटोकाइनिन की वजह से शूट, बट इनका रेशो मैटर करता है, अगर ऑक्सिन ज़्यादा है तो रूट फॉर्मेशन होता है, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हम इसको समझते हैं कि क्या हमको यहाँ पे पढ़ना है थ्योरी में, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, तो बहुत सारी टेक्निक को एक साथ मिला के टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक बनाई गई है, जिसमें क्या किया जाता है, टेक्निक ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आती है ये, प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम प्लांट के पूरे सेल डिवीजन के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का ये प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो प्लांट के सेल आइसोलेट किए जाते हैं, प्लांट के सेल, प्लांट के टिश्यू, प्लांट के ऑर्गन आइसोलेट किए जाते हैं इन विट्रो कंडीशन में, यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में। इन विट्रो का मतलब समझ लो आर्टिफिशियल कंडीशन में। अब वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, वही तो हमने बोला कि हम प्लांट के सेल को आइसोलेट करके एक मीडियम पे डालेंगे, ये मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड बोले तो सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड यानी जैसे अगार जेल, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अंडर असेप्टिक कंडीशन में हम इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। असेप्टिक कंडीशन का मतलब दैट इज कंट्रोल्ड कंडीशन, जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। असेप्टिक कंडीशन का मतलब जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, स्टरलाइज्ड कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इसको ग्रो करेंगे, ठीक है। इसी के साथ कंट्रोल्ड लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर में इसको ग्रो करेंगे फॉर अचीविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो हमें जिस तरीके के हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे एम है, हमें बहुत सारा जो प्लांट का जीनोटाइप स्टोर करना है, ठीक है, डीएनए एज इट इज स्टोर करना है तो हम स्टोर करेंगे। लेकिन अगर हमें एक प्लांट से 1000 प्लांट बनाने हैं तो हम 1000 प्लांट बनाएंगे। तो हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग एम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट एक्सपेरिमेंट, डिपेंडिंग ऑन दैट टेक्निक, ठीक है। थोड़ा स्लो करते हैं, ठीक है। तो देख फिर से हम बात करते हैं कि क्या हमने पढ़ा। हम बोल रहे हैं कि टिश्यू कल्चरिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स को मिला के ये टेक्निक परफॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लांट के कुछ सेल को आइसोलेट करते हैं, ऑर्गन्स को आइसोलेट करते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स के सेल, ठीक है, आइसोलेट करके इन विट्रो कंडीशन में सॉलिड या लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं, ठीक है। ग्रो करने के बाद उसी को असेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में उसको आने नहीं देते, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन में उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। साथ ही में लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को भी कंट्रोल किया जाता है, जिसके वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है अच्छे से, हमें एक प्लांट से 1000 प्लांट मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्लांट का वो पार्ट जो हमने एज अ सेल लिया था, ध्यान दो, हमने पूरे प्लांट में से एक ही सेल को यहाँ पे यूज़ किया था टिश्यू कल्चर में डालने के लिए, ठीक है। यहाँ से भी हम एक ही सेल को यूज़ कर रहे हैं हर बार, ठीक है। इस प्लांट से, मैंगो ट्री से हमने बोला एक सेल लिया जो कि हमने टिश्यू कल्चरिंग में यूज़ किया। तो ये जो प्लांट का हम पार्ट लेते हैं जो टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है कैलस बनाने के लिए, उसको एक्स प्लांट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज एक्स प्लांट। बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने एक प्लांट लिया मैंगो का, हमने बोला, ठीक है। फिर एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं,
ये हमारे पास मैंगो ट्री का प्लांट है, इसमें से हमने कोई एक पर्टिकुलर लीफ ले लिया, ठीक है, और लीफ में से हमने कुछ सेल निकाल दिए, ठीक है। इन सेल को हम टिश्यू कल्चर में यूज़ करने वाले हैं, इस सेल को हम एक मीडियम में ऐड करने वाले हैं, यानी टिश्यू कल्चर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन सेल को टिश्यू कल्चर में यूज़ करने वाले हैं, तो इन सेल को हम क्या बोल रहे हैं, हम इन सेल को एक्सप्लांट बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल एक्सप्लांट एज एन एक्सप्लांट यूज़ होने वाले हैं, और फिर ये बनाने वाले हैं अपना बहुत सारा सेल का एक मास, जिसको हम बोलने वाले हैं कैलस। कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है, इट इज़ अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी तक उन्होंने कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, ठीक है, वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो इन ऐसे ही अनडिफरेंशिएटेड सेल को टॉटीपोटेंट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉटीपोटेंट सेल, मतलब वो सेल जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल टाइप किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं। टॉटीपोटेंट मतलब इन्हीं सेल से आगे जाके तीन चारों चीज़ बन सकती है, रूट भी बन सकता है, स्टेम भी बन सकता है, लीफ भी बन सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी प्लांट का ऑर्गन इन सेल से बन सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे सेल्स को टॉटीपोटेंट सेल बोलते हैं, और इस फिनोमिना को टॉटीपोटेंसी बोलते हैं, जहाँ पे एक सेल किसी भी ऑर्गन, किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी में जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तो पहले एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो से आगे कान बनते हैं, आँख बनते हैं, नाक बनता है, मुंह बनता है, स्किन बनती है, ठीक है, हार्ट बनता है, ब्रेन बनता है, मतलब एक सेल टाइप बहुत सारे सेल टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ सेल न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जो ब्रेन बना रहे हैं, कुछ सेल आइज के रेटिनल सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ सेल्स हमारे एपिडर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि स्किन बना रहे हैं। तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल जो थे, मतलब जिसने अभी तक कोई फंक्शन नहीं लिया था, वो सेल अब कन्वर्ट हो रहे हैं डिफरेंशिएटेड सेल में, यानी वो एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज टॉटीपोटेंसी। तो ये सारा कुछ वर्क जो है वो टॉटीपोटेंसी पे होता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको वही देखने मिलता है। प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉटीपोटेंसी। प्लांट टिश्यू कल्चर कौन से इस पे बेस्ड है, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसको टॉटीपोटेंसी बोलते हैं, जहाँ पे एक अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो सेल अभी तक ना रूट में कन्वर्ट हुआ है, ना शूट में, ना लीफ में, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इन सारे ऑर्गन्स में, ठीक है। तो हमने कैलस बनाया, कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास है, मतलब ये सेल अभी तक कोई रूट या शूट फॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आगे करेंगे, एक प्लांट फॉर्म करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं टॉटीपोटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि टॉटीपोटेंसी क्या है, एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है ऑफ अ लिविंग सेल टू ग्रो, डिवाइड एंड रीडिवाइड, ठीक है। मतलब ये जो सेल होते हैं टॉटीपोटेंट सेल, एक एबिलिटी है, टॉटीपोटेंसी सेल की एबिलिटी है जो कि सेल को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है, सेल को डिवाइड करवाता है, 1 से 2, 2 से 4, और डिफरेंशिएट करवाता है, स्पेसिफिक फंक्शन देता है सेल को, ठीक है। तो आगे जाके सेल जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक टॉटीपोटेंट सेल क्या होता है, ध्यान से समझो। एक टॉटीपोटेंट सेल वो सेल होता है, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं एक टॉटीपोटेंट सेल है। तो टॉटीपोटेंट सेल एक वो सेल होता है जो सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। यही सेल आगे जाके एक पैरेनकाइमा सेल भी बना सकता है, यही सेल आगे जाके एक कोलेनकाइमा सेल भी बना सकता है, यही सेल आगे जाके स्क्लेरेनकाइमा भी बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको टॉटीपोटेंट सेल बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा ये भी बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे सेल को टॉटीपोटेंट सेल बोलते हैं। यही सेल जाइलम भी बना सकता है, यही सेल फ्लोएम भी बना सकता है। जाइलम के भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ये फ्लोएम के भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ये पर्टिकुलर जो सेल है, दैट पर्टिकुलर सेल कैन कन्वर्ट इनटू एनी डिफरेंट सेल टाइप। ये कोई भी इनमें से कोई भी एक सेल टाइप में ये कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉटीपोटेंसी। बट जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो वो टॉटीपोटेंट नहीं रहता। अब उसके बाद उसकी टॉटीपोटेंसी खत्म हो गई है, ठीक है, अब वो फिर से टॉटीपोटेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉटीपोटेंसी का फिनोमिना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है MHTCET पॉइंट ऑफ व्यू से, फादर ऑफ टिश्यू कल्चरिंग, टिश्यू कल्चर के फादर, इनका नाम है हैम्बरलैंड, ठीक है। हैम्बरलैंड नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया था, और वो सक्सेसफुल था, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये था हमारा जो भी हमने थ्योरी लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हैम्बरलैंड, और इसके बाद हमारा ये सारा कुछ जो भी हमने किया है, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ठीक है। इसकी आप लेना चाहो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, देखो आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ टिश्यू कल्चर पे, ठीक है। काफ़ी थोड़ा बड़ा लेक्चर होने वाला है, तो यू हैव टू प्रिपेयर्ड पहले से, ठीक है।
अब इसमें हम आगे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। अरे यार, हाँ चलो, और भी चीज़ें कैसे इसमें एक्सप्लेन्ड है उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टिश्यू कल्चरिंग सबसे पहले हमने बोला था हैम्बरलैंड ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया गया है, हैम्बरलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, हैम्बरलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम कन्विंस दैट आइडिया ऑफ डेवलपिंग द कंसेप्ट इन विट्रो सेल कल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले सेल कल्चर इन विट्रो कंडीशन में हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में हम सेल को ग्रो कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, एक के दो, दो के चार, चार के 4000 सेल बना सकते हैं। ये कंसेप्ट किसने रखा था? ये हैम्बरलैंड ने रखा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी को प्लांट मॉर्फोजेनेसिस बोला जाता है। मतलब क्या होता है, पहले टिश्यू से हम कैलस बनाएंगे, कैलस में ऑर्गन फॉर्म करेंगे, ठीक है, शूट, रूट, तो मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम कंटेन ऑल द इसेंशियल मिनरल्स, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, हमने बोला ना, जो हम मीडियम बनाएंगे, जो भी मीडियम होगा उसमें सारे के सारे इसेंशियल मिनरल, न्यूट्रिएंट, सोर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ होगा। वाटर फॉर ग्रोथ हार्मोन्स है ना, विटामिन एंड अगार फॉर कैलस कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हमने फॉर एग्जाम्पल एक मीडियम बनाया है, ठीक है। ये कुछ इमेजेस मैंने आपके साथ शेयर की है, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मीडियम बनाया है, दिस इज द मीडियम, ठीक है। इस मीडियम में सारी वो चीज़ें होंगी जो ग्रोथ के लिए चाहिए होगी, ठीक है। ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए शुगर, प्रोटीन्स, फैट, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्लांट में ग्रोथ हार्मोन, ऐसी विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स। तो ये सारी ही चीज़ें, विटामिन्स, ये सारी ही चीज़ें टिश्यू कल्चर में जो मीडियम हम बना रहे हैं, वट एवर मीडियम वी आर प्रिपेयरिंग, इस मीडियम में ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो मीडियम में हम वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं जो कि ग्रोथ के लिए, एक टिश्यू के ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है, ध्यान दो, फिर एक बार डिस्कस करते हैं। द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, वो मीडियम जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होता है, इट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल मिनरल्स, रिसोर्सेज, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज शुगर, ठीक है, प्रोटीन, फैट, वाटर फॉर ग्रोथ हार्मोन, विटामिन, अगार, ये सारा कुछ यहाँ पे पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो मीडियम यूज किया जाता है, जो कि नीट में, एमएसटीसीटी में पूछा जाता है, दैट इज एमएस मीडियम। एमएस का फुल फॉर्म होता है म्यूराशिक एंड स्कूग मीडियम, ठीक है, म्यूराशिक एंड स्कूग मीडियम। अब ये स्कूग कौन है, ठीक है। हम लोग याद करो, हमने साइटोकाइनिन एक हार्मोन पढ़ा था, ठीक है। प्लांट हार्मोन में हमने साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ा था, ठीक है। लेसन कौन सा था हमारा? लेसन था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। उस लेसन में हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा। उसमें आप जाके देखिए, मिलर और स्कूग का आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ने को मिलेगा, जो कि टोबैको प्लांट के कल्चर पे हो रहा था, ठीक है। तो स्कूग और मिलर, दो साइंटिस्ट टोबैको प्लांट के कल्चर पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब कोकोनट वाटर डाला गया, हेरिंग स्पर्म का डीएनए डाला गया, या फिर यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला गया, तो देखा गया कि सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो पता चला कि वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? साइटोकाइनिन। तो अब जाके साइटोकाइनिन की खोज हुई, उन्होंने उसको नाम दिया था काइनेटिन, याद कीजिए, ठीक है। तो ये स्कूग वही है, ठीक है। स्कूग जो टिश्यू, जो टोबैको प्लांट के कल्चर पे वर्क कर रहे थे, जिन्होंने साइटोकाइनिन ढूंढ के निकाला था, वही स्कूग ये साइंटिस्ट है, ठीक है। ये देखो, टिश्यू कल्चर में उनका नाम आया क्योंकि उन्होंने टोबैको के भी टिश्यू कल्चर पे वर्क किया था, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि म्यूराशिस एंड स्कूग ने अपना एक मीडियम बनाया, ऐसा मीडियम जिसमें उन्होंने प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें मिला के एक मीडियम उन्होंने डेवलप किया, जिसको बोला गया म्यूराशिस एंड स्कूग मीडियम, दैट इज एमएस मीडियम। नीट और एमएसटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्कूग मीडियम, म्यूराशिस एंड स्कूग मीडियम, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट और एमएसटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सप्लांट, कितने टाइप के टिश्यू कल्चर होते हैं, ठीक है। अगर नेचर, हम एक्सप्लांट कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग द एक्सप्लांट, उसके बेसिस पे हमारे टिश्यू कल्चर की कुछ टाइप्स है। देखो कौन कौन से, पहला है सेल कल्चर, दूसरा है ऑर्गन कल्चर, तीसरा है एम्ब्रियो कल्चर। देखो, अगर हम प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से, ठीक है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल से, मेरिस्टेमेटिक सेल जो अपाइकल बड पे होते हैं, जो ग्रो होते रहते हैं हमेशा, जिससे हाइट बढ़ते रहती है प्लांट की, वहां से अगर हम सेल को आइसोलेट करके टिश्यू कल्चर करते हैं तो सेल कल्चर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गन कल्चर, ऑर्गन क्या होते हैं? प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स, जैसे लीफ, रूट, स्टेम। तो अगर हम यहाँ से एक सेल उठाते हैं, पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, और उससे टिश्यू कल्चर करते हैं, तो दैट इज द ऑर्गन कल्चर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पहला हमने बोला मेरिस्टेमेटिक सेल से हमने एक सेल लिया, उसमें उसको हमने टिश्यू कल्चर में यूज किया, ग्रो किया, ठीक है, उससे कैलस बनाया, उससे प्लांट बनाया, तो वो जो कल्चर है उसको हम बोलेंगे दैट इज सेल कल्चर।
दूसरा हम बोलेंगे कि प्लांट का कोई ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीफ, उससे अगर हम सेल ले रहे हैं, एक्सप्लांट ले रहे हैं, सेल यानी एक्सप्लांट, ठीक है, और उससे हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो ऑर्गन कल्चर, ठीक है। वैसे ही एम्ब्रियो, प्लांट में सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, अगर हम एम्ब्रियो के सेल्स को ग्रो कर रहे हैं या पूरे के पूरे एम्ब्रियो को कल्चर कर रहे हैं, एम्ब्रियो के 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 1000 सेल बना रहे हैं, एम्ब्रियो के ही सेल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में उसको बोलते हैं एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है, मतलब एम्ब्रियो के सेल्स को हम ग्रो करेंगे कल्चर मीडियम पे, ठीक है। तो ऐसे 3 टाइप के यहाँ पे कल्चर हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप इन विट्रो, ठीक है। इन विट्रो ग्रोथ के बेसिस पे कितने टाइप के टिश्यू कल्चर होते हैं, मतलब इन विट्रो ग्रोथ किस में हो रही है, सॉलिड मीडियम में हो रही है या लिक्विड मीडियम में हो रही है, ठीक है। तो इन विट्रो यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में हम ग्रोथ करने वाले हैं ना कैलस की, तो वो सॉलिड मीडियम में करने वाले हैं या लिक्विड, उसके बेसिस पे हमारे पास 2 टिश्यू कल्चर होते हैं, ठीक है। तो एक होता है दैट इज कैलस कल्चर इन सॉलिड मीडियम, दूसरा होता है दैट इज सस्पेंशन कल्चर इन द लिक्विड मीडियम, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, कैलस और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है वो हमें पता होना चाहिए, तब तो हम चीज़ों को इमेजिन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सबसे पहले अब एक मैंने यहाँ पे पेट्री डिश बना ली, पेट्री डिश एक कांच की डिश होती है बड़ी सी, ठीक है। तो कांच की एक पेट्री डिश बना ली, पेट्री डिश के अंदर हमने अगार का एक ये बना लिया मीडियम। अगार का जो मीडियम होता है वो सेमी सॉलिड होता है, अगर आपको पता होगा अगार का मीडियम सेमी सॉलिड जेली लाइक होता है, ठीक है। अब ये सेमी सॉलिड मीडियम है, तो सेमी सॉलिड मीडियम पे जब एक सेल एक्सप्लांट ग्रो करेगा तो वो ग्रो कर करके एक मास ऑफ सेल बना लेगा, और इस मास ऑफ सेल को कैलस बोलेंगे। इस मास ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, कैलस, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास है, जो कि किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है आगे, ठीक है। रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी बना सकता है। तो ये कैलस कल्चर किस में बनाया हमने, सॉलिड मीडियम पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैलस कल्चर बनाया, कैलस कल्चर किस पे बनाया, सॉलिड मीडियम पे, सॉलिड मीडियम यानी अगार पे, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा हम बोल रहे हैं सस्पेंशन कल्चर, ठीक है, जो कि लिक्विड मीडियम में बनता है। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है अभी, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में हमें पता है, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब हमारी ये हो गई है, थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब हम बोल रहे हैं, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ओ माय गॉड, ठीक है, चलो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में हम बोल रहे हैं कि एक लिक्विड मीडियम है, लिक्विड मीडियम यानी वहाँ पे भी वही सारे न्यूट्रिएंट है जो सॉलिड मीडियम में थे, ठीक है, बस वो लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड मीडियम है, तो लिक्विड मीडियम में हम सस्पेंशन कल्चर कैसे बनाते हैं, तो एक सेल अगर हम डालते हैं तो एक सेल अपनी कॉपी बनाता है, 2 सेल बना लेता है, 2 सेल से 4 सेल बन जाते हैं, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16, तो ये सेल एक पूरा सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, जैसे एक एक बॉटल में आप पानी ले लो और पानी में थोड़ी मिट्टी डाल के हिला लो, तो वो एक मिट्टी का सस्पेंशन बन गया है पानी में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सेल का सस्पेंशन बन गया है, पानी के अंदर पूरे सेल बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन कल्चर। इसको, इसमें से कोई भी एक सेल लेके हम कैलस कल्चर भी बना सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी एक सेल अगर हम यहाँ पे सॉलिड मीडियम पे डालते हैं तो हम कैलस कल्चर बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इससे हम कैलस कल्चर भी बना सकते हैं। तो सस्पेंशन कल्चर ज़्यादातर हम देखते हैं रिकल्चरिंग, फिर से सब कल्चर हम जब बनाते हैं ना, एक कल्चर का दूसरा सब कल्चर, दूसरे का तीसरा सब कल्चर, तो ज़्यादातर हम सस्पेंशन कल्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये कैलस कल्चर भी हम सस्पेंशन कल्चर से कैलस कल्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ठीक है। अगर हम सॉलिड मीडियम लेते हैं तो उस पर कैलस कल्चर फॉर्म होता है, अगर हम एक लिक्विड मीडियम लेते हैं तो उसमें सस्पेंशन कल्चर फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, आप बोलोगे सर टेस्ट ट्यूब पे यहाँ पे कैलस फॉर्म हुआ है, टेस्ट ट्यूब पे यहाँ पे कैलस फॉर्म हुआ है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है ये, आप सोच रहे होंगे ये लिक्विड है, इट इज़ नॉट अ लिक्विड, इट इज़ अ सेमी सॉलिड अगार, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में सेमी सॉलिड अगार है। अगर लिक्विड होता भाई, लिक्विड होता तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये टेस्ट ट्यूब होती है, अगर लिक्विड होता तो ये ऐसे नहीं होता ना, ये ऐसे उतार होता क्या, इधर स्लोप होता क्या, अगर ये ऐसे लिक्विड होता तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड खुद को बैलेंस करता है, तो लिक्विड ऐसे होता है, समझ रहे हो। तो ये जो है, ये हमको इस तरीके से जो लाइन दिख रही है, इस तरीके से जो स्लोप दिख रहा है, इस तरीके से इसको क्या करता है, स्लांटिंग पोजीशन पे रख देते हैं। जब टेस्ट ट्यूब बनाते हैं तो टेस्ट ट्यूब को ऐसी स्लांटिंग तिरछी रख देते हैं, ऐसी तिरछी टेस्ट ट्यूब रख देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड होता है वो जम जाता है, ठीक है, उसी पोजीशन में, और वो सॉलिड है अभी, ठीक है। तो सॉलिड कल्चर पे ही कैलस फॉर्म हुआ है, ठीक है। अगर लिक्विड होता तो सस्पेंशन फॉर्म होता, ठीक है, लिक्विड होता तो सस्पेंशन फॉर्म होता। क्लियर है, समझ में आया। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा यहाँ पे लॉजिक वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीज़ें समझनी है, ठीक है। अब देखो ये, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि भाई टिश्यू कल्चर क्या होता है, हमको समझ में आ गया। टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट क्या होता है, कैलस क्या होता है, कितने टाइप के टिश्यू कल्चर होते हैं, दैट इज सेल कल्चर, ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्लांट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मीडियम कौन सा है उसके बेसिस पे लिक्विड टिश्यू कल्चर और सॉलिड टिश्यू कल्चर, ठीक है, कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक कंडीशन। अब जब हम ये मीडियम फॉर्म कर रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें असेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना है। असेप्टिक कंडीशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस का इन्वॉल्वमेंट ना हो, नहीं तो हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक लैब के अंदर एक स्टरलाइज्ड मीडियम में किया जाता है। स्टरलाइज्ड मीडियम मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री मीडियम, इसी को असेप्टिक मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, चलो असेप्टिक कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ पे उसका पूरा डेफिनेशन लिखा है। असेप्टिक कंडीशन इज इसेंशियल सो एज टू अवॉइड कंटामिनेशन बाय अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो असेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन होने से, उसको उसमें एंटर होने से रोक सकते हैं। ठीक है, इट इज अकम्प्लिश बाय स्टरलाइजेशन। इसको अकम्प्लिश करने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है दैट इज स्टरलाइजेशन। क्या होती है स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है। ठीक है, अब कैसे किल करेंगे? अगर हम एक्सपेरिमेंट में कुछ ग्लास वेयर यूज कर रहे हैं, तो ग्लास वेयर और डिटर्जेंट भी अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ग्लास वेयर को हम क्या करते हैं, उसको डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं पहले तो। ठीक है, दूसरा हॉट एयर अवन में रखते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट से क्लीन करने के बाद उसको एक अवन में रखा जाता है, जहां पे वो 35-85 डिग्री पे ये होता है, गर्म होता है, और गर्म होने के बाद उसमें से सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ग्लासवेयर है वो क्या हो गया, पूरा स्टरलाइज, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। दूसरा, न्यूट्रिएंट मीडियम को क्या किया जाता है? न्यूट्रिएंट मीडियम को ऑटोक्लेव किया जाता है अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 15 LBS। देखो ऑटोक्लेव क्या होता है, कुकर जैसी मशीन होती है। ठीक है, हमारे घर में कुकर होता है जिसमें प्रेशर बिल्डअप होता है, हीट होती है। ठीक है, और फिर सीटी छोड़ता है वो। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे हमारे पास एक कुकर जैसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। ठीक है, देख रहे होंगे आप, आपको कुकर जैसा दोनों में से कौन सा दिख रहा है? तो ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हमने देखा, इसको इंस्ट्रूमेंट को हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव का काम क्या होता है कि ऑटोक्लेव के अंदर जो भी चीजें हम रखते हैं उस पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है, जिसको हम 15 LBS का प्रेशर बोल रहे हैं, और इसको अराउंड 20 मिनट्स के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो 15 LBS के प्रेशर पे चीजों को 20 मिनट्स के लिए रखा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो सारी जो अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके स्पोर्स है, वो पूरे पूरे किल हो जाते हैं और वो चीज़ें स्टरलाइज होती है। ठीक है, ग्लास वेयर्स को भी क्लीन करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे बोलते हैं 15 LBS पर स्क्वायर इंच का यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है, और 20 मिनट्स के लिए इसको रखा जाता है। 20 मिनट में सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, और हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी एक्सप्लांट है, न्यूट्रिएंट मीडियम जो हमने डाला था, अगार वगैरह, वो पूरा पूरा क्लीन हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है, उसमें माइक्रोब्स नहीं होते। ठीक है, एक्सप्लांट को अब हमको स्टरलाइज करना है। देखो हमने ग्लासवेयर को स्टरलाइज किया ओवन की मदद से, हमने जो न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया अगार का, लिक्विड या सॉलिड, उसको स्टरलाइज किया हमने ऑटोक्लेव की मदद से। एक्सप्लांट को भी स्टरलाइज किया जाता है, जो सेल हमने रिमूव किया है प्लांट से, उसको भी स्टरलाइज किया जाता है बाई 20% ऑफ इथिल अल्कोहल। 20% इथिल अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है उसको, या 0.1% ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड से उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और फिर वो जो है वो स्टरलाइज हो जाता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। अब जो पूरा चीज़ें स्टरलाइज हो चुकी है, असेप्टिक कंडीशन में हो चुकी है, अब जो इनोक्यूलेशन होना है, इनोक्यूलेशन यानी मीडियम में हमें एक सेल को ऐड करना है, प्लांट सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड करना है, उसको इनोक्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ प्लांट सेल इनटू द न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम को हम, न्यूट्रिएंट मीडियम में हम प्लांट सेल ऐड करेंगे। ठीक है, तभी तो प्लांट सेल न्यूट्रिएंट मीडियम में जाएगा, अपना ग्रोथ करेगा, कैलस फॉर्म होगा, है ना। तो वो एडिशन भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमें करना पड़ता है, जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, स्टरलाइज्ड कंडीशन में करना होता है। ठीक है, तो इनोक्यूलेशन की ये जो प्रोसेस होती है उसको भी एक स्टरलाइज्ड कंडीशन में करना होता है, जिसको बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दूसरी जो इमेज दी गई है मैंने, देखो ये जो इमेज है इसको लैमिनार एयर फ्लो बोलते हैं। इसमें सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट अगर हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें ये जो है ये लैमिनार एयर फ्लो, इस पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो नाम लिखा हुआ है लैमिनार एयर फ्लो। ठीक है, और इसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जहाँ पे हमें असेप्टिक कंडीशन चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से डॉक्टर यहाँ पे बैठ के, डॉक्टर यानी रिसर्चर, ठीक है, डॉक्टर नहीं करते एक्सपेरिमेंट, तो रिसर्चर यहाँ पे बैठ जाते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लैमिनार एयर फ्लो में, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरमेंट होता है ड्यू टू यूवी लाइट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है पूरे क्लियर इनोक्यूलेशन चेंबर। ठीक है, यदि लैमिनार एयर फ्लो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग यूवी रे ट्यूब फॉर 1 आवर बिफोर परफॉर्मिंग एक्चुअल इंक्यूबेशन और एक्सप्लांट एंड स्टरलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम। तो क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए यूवी लाइट वहां पे चालू रख देते हैं लैमिनार एयर फ्लो का।
1 घंटे बाद वो लाइट बंद कर देते हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट पूरा माइक्रोब्स फ्री हो जाता है और उसके अंदर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इनोकुलेशन करते हैं। देखो ये जो लेडी है बैठी है, ये क्या कर रही है, एक पिपेट उसके हाथ में है और पिपेट से कोई चीज़ कहीं पे डाल रही है, मतलब इनोकुलेशन कर रही है। पिपेट के अंदर क्या होगा, एक्सप्लांट यानी सेल, वो एंटर किस में कर रहे हैं, मीडियम में, ठीक है। तो इस तरीके से मीडियम में एक्सप्लांट को डाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा अदर कंडीशंस मेंटेन्ड आर, कौन कौन सी अदर कंडीशन है जिनको मेंटेन किया जाता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और पीएच को मेंटेन किया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम का जो पीएच होना चाहिए वो 5 टू 5.8 होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगेन एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कितना टेम्परेचर कितना पीएच चाहिए, ये आपको एमएचटी सीईटी में पूछा जा सकता है भाई साहब। ऐसे ही क्वेश्चन उठा लेते हैं बड़े सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं। टिश्यू कल्चरिंग में कितना टेम्परेचर चाहिए, टिश्यू कल्चरिंग में जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसका कितना पीएच होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लंबा होने वाला है और थ्योरी इसकी बाकी है, ठीक है। इन कैलस कल्चर अ सॉलिड मीडियम इज यूज, कैलस कल्चर में हम बोलते हैं कि सॉलिड मीडियम यूज होता है ना, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले डायग्राम में। कैलस कल्चर में सॉलिड मीडियम यूज होता है और सस्पेंशन कल्चर जो है उसमें लिक्विड मीडियम यूज होता है। सस्पेंशन कल्चर जो होता है उसमें लिक्विड मीडियम यूज होता है, यहाँ पे दिया है देखो, द लिक्विड मीडियम इज यूज, ठीक है। अब दूसरा सॉलिड कल्चर में हम क्या देखते हैं, द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज लॉस्ट, ठीक है। हेंस द सेल्स ऑफ एक्सप्लांट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक जो सॉलिड मीडियम पे हमने जो सेल ऐड किया है उसमें अनडिफरेंशिएशन की क्वालिटी अभी तक नहीं है, मतलब डिफरेंशिएट वो नहीं हो सकता है अभी तक। अब क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है तो वो डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होता है, डिवाइड होता है और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाता है, ठीक है। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनाता है जिसको कैलस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं इट इज मेंटेन ऑन अ सॉलिड मीडियम, अगेन इसको कैलस को मेंटेन किया जाता है सॉलिड मीडियम में। कैलस कैन बी इंड्यूस टू फॉर्म ऑर्गन्स लाइक रूट एंड शूट। देखो कैलस में हम रूट फॉर्मेशन इंड्यूस कर सकते हैं, दैट इज राइजोजेनेसिस, और शूट फॉर्मेशन भी इंड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉलोजेनेसिस, ठीक है। रूट फॉर्मेशन कौन से हार्मोन से होगा, जब हम हार्मोन ज़्यादा डालेंगे ऑक्सिन, और जब हम ज़्यादा साइटोकाइनिन डालेंगे कैलस में तो क्या होगा, शूट फॉर्मेशन, ठीक है। दस द प्लांटलेट फॉर्म, ठीक है। नो शेकर अगाइटेटर इज नीडेड, यहाँ पे कोई शेकर कोई अगाइटेटर नहीं चाहिए जो इसको घुमाते रहे, शेक करते रहे, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन कल्चर में लिक्विड है तो इसमें एक अगाइटेटर चाहिए जो इसको घुमाते रहे ऑल द टाइम, ठीक है। सस्पेंशन कल्चर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, और सिंगल सेल्स आर यूज्ड एज ए एक्सप्लांट इन दिस लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि छोटे सेल, कुछ कम नंबर के सेल यहाँ पे एक्सप्लांट के तरह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लिक्विड मीडियम में, ठीक है। लिक्विड मीडियम को कॉन्स्टेंटली अगाइटेड किया जाता है, यानी शेक किया जाता है, थोड़े से पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको हिलाया जाता है, शेक किया जाता है, ठीक है। सो दैट देर इज अ कॉन्स्टेंट मिक्सिंग ऑफ मीडियम, हमेशा कॉन्स्टेंट मिक्सिंग होती रहती है मीडियम की। और जो हमारा लिक्विड मीडियम है उसमें देखो सेल ऐसे फैले हुए होते हैं, ये हमने नीचे देखा है। ये हमारा कैलस कल्चर जहाँ पे सेल एक मास के फॉर्म में है, दैट इज कैलस कल्चर जो कि सॉलिड मीडियम पे हो रहा है। और लिक्विड मीडियम में सस्पेंशन कल्चर हो रहा है जहाँ पे सेल पूरे फैले हुए हैं क्योंकि वो हमेशा घूम रहा है, ठीक है। मीडियम में सेल जो है वो फैल रहे हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, मिक्सिंग ऑफ मीडियम एंड एक्सप्लांट, ठीक है। नेक्स्ट बोथ द कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर डाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो दोनों के दोनों ही एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डाई हो सकते हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से उनका सब कल्चरिंग नेसेसरी है, मतलब एक कैलस कल्चर आया, मान लो वो 20 दिन बाद खराब होने वाला है तो 20 दिन के पहले पहले उनका दूसरा सब कल्चर बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको अगर समझे हम फिर से डायग्रामेटिकली तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सिंपल हमारे पास एक कल्चर है, ये खराब होने वाला है तो इसमें से हम डेफिनेटली दूसरा जल्दी से सेल निकालेंगे, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे डालेंगे और फिर उसको सब कल्चर करना चालू कर देंगे, ठीक है। फिर ये भी खराब होने वाला है 20-40 दिन बाद तो इससे भी हम फिर से एक सेल निकालेंगे, फिर से न्यूट्रिएंट मीडियम पे डालेंगे और फिर से उसके नए सेल जो है वो बनाएंगे। तो ऐसे सब कल्चरिंग इसकी करती रहनी होती है, इसकी भी सब कल्चरिंग हम करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम सब कल्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है, बार बार। तो ये सब कल्चरिंग होते रहती है, अगर हमको कल्चर को लाइव रखना है लंबे समय तक तो हमें उसकी सब कल्चरिंग करनी होती है, नहीं तो वो डाई हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोपोगेशन या क्लोनल प्रोपोगेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर टेक्निक को ही माइक्रो प्रोपोगेशन बोला जाता है और कुछ नहीं। टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक को ही माइक्रो प्रोपोगेशन बोला जाता है। बस यहाँ पे क्या फ़र्क है कि एक प्लांट से हम एक्सप्लांट निकालते हैं, एक प्लांट लिया हमने, उससे एक्सप्लांट यानी एक छोटा सा सेल निकाला, देखो उस सेल का हमने कैलस बनाया, कैलस में हमने कुछ हार्मोन्स ऐड किए, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, और हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाए, 1 2 3 बहुत सारे हज़ारों प्लांटलेट बनाए। तो ये जो प्लांट था ये मदर प्लांट था, ये जो प्लांट है ये मदर प्लांट है, और ये जो प्लांट है ये ऑफस्प्रिंग्स है, तीनों के तीनों क्या है, ऑफस्प्रिंग। तो ये जो तीनों के तीनों ऑफस्प्रिंग है इनको हम क्लोन्स बोल सकते हैं, मदर प्लांट के क्या है, ये क्लोन्स है।
मदर प्लांट के ये क्या है, क्लोन्स है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है। जैसा डीएनए मदर प्लांट का है 100%, वैसा ही डीएनए इन डॉटर प्लांट का भी होगा 100%, मतलब सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि भाई ये मदर प्लांट जो है, मदर प्लांट के ही आइडेंटिकल होते हैं ये प्लांट, इसीलिए इसको क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन में हम क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि क्लोन्स फॉर्म किए जाते हैं, एक प्लांट के हजारों क्लोन, हजारों कॉपीज हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलो समझा जाए इसको भी, क्या होता है। Organogenesis via shoot is considered as one of the most widely used commercial method for regeneration of the plant. प्लांट में हम ऑर्गेनोजेनेसिस करवा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपली एक एक्सप्लांट ले रहे हैं, ये प्लांट है हमारे पास मदर प्लांट, मदर प्लांट से हम एक एक्सप्लांट ले रहे हैं, यानी एक सेल ले रहे हैं, एक्सप्लांट, ठीक है। एक्सप्लांट हमने जो ले लिया, ये एक्सप्लांट को हम न्यूट्रिएंट मीडियम पे ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग दिस एक्सप्लांट ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम, और इसमें हम कैलस बना रहे हैं, ये बन गया कैलस। कैलस में हम कुछ हार्मोन्स डालेंगे, हार्मोन्स कौन से, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये हार्मोन्स जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉपीज ऑफ प्लांट, प्लांट की कुछ कॉपीज, एक क्लोन, दूसरा क्लोन, तीसरा क्लोन। मतलब ये कैलस में हमने क्या किया, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्मेशन किया ना। कैलस जो था वो सेल का मास था, गुच्छा था बस, उसमें हमने हार्मोन डाल के ऑर्गन फॉर्म करवाए, रूट शूट लीव्स फॉर्म करवाए, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस करवाया। क्या करवाया, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। देखो ऑर्गेनोजेनेसिस शूट का किया जाता है, ठीक है, इसको कंसिडर किया जाता है एज अ वाइडली यूज्ड कमर्शियल मेथड फॉर रीजनरेशन ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का रीजनरेशन किया जाता है बाय ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब प्लांट में से एक सेल लिया जाता है, उसको एज एन एक्सप्लांट यूज करके उसके हजारों प्लांट, हजारों कॉपी बनाई जाती है बाय ऑर्गन फॉर्मेशन, बार बार, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस से हम हजारों प्लांट बना सकते हैं, उसी को माइक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर को ही माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लोनल प्रोपोगेशन, क्योंकि इसमें जितनी भी कॉपीज बनेगी वो सारी की सारी मदर की क्लोन होगी, ठीक है। इट इज ओनली प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द इंडियन प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो जितने भी प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंडियन प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो सारे के सारे इस प्रोपोगेशन टेक्निक को, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक या टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के जरिए ये टेक्निक हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है भाई, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए ये टेक्निक यूज़ होती होगी, है ना। चलो देखते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज़ होती है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज मतलब कहाँ कहाँ पे, मेनली फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से, जिसमें अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फूल आते हैं, जिनको गुलदस्ते बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है। तो ऑर्किड्स आते हैं इसमें, क्रिजेंथेमम आते हैं, यूकैलिप्टस आते हैं, एटसेट्रा। सिट्रस फ्रूट हमारे जो मौसम्बी, संतरा वगैरह है, बनाना के फ्रूट, ग्रेप के फ्रूट, ये जो प्लांट है इनका अगर ग्रोथ करनी है तो जनरली माइक्रो प्रोपोगेशन यानी टिश्यू कल्चरिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर समझते हैं। यहाँ पे एक हमको एक टेबल दिया गया है, डी यू नो क्या एप्लीकेशन है टिश्यू कल्चर, कहाँ कहाँ यूज होता है। टिश्यू कल्चर अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह पे यूज होता है, जैसे कि फॉरेस्ट्री में यूज होता है, फॉरेस्ट्री में जंगल लगाने के लिए, ठीक है। जंगलों में कोई अगर एक जंगल है जिसमें रोग चढ़ गया, रोग चढ़ गया इन द सेंस बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर बीमारी सारे प्लांट को अफेक्ट कर रही है, सारे प्लांट को खराब कर रही है, लेकिन एक प्लांट ऐसा है जिसको उस बीमारी का, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जिसको हम डिजीज रेजिस्टेंट बोल सकते हैं, उनमें डिजीज रेजिस्टेंसी है। तो हम क्या करेंगे, उस एक प्लांट के हजारों क्लोन बनाएंगे और एक नया जंगल लगाएंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री में यूज होता है। एग्रीकल्चर में भी बेस्ट क्वालिटी के क्रॉप हम यूज कर सकते हैं। हमने बोला हमारे खेत में 10 मैंगो ट्री है, उसमें से एक बेस्ट है, तो उसी एक बेस्ट ट्री की हम हजारों कॉपीज बना के अपने खेती में लगा सकते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर प्रोडक्शन में भी वही सेम किया जाता है। अभी तो हमने देखा यूकैलिप्टस, क्रिजेंथेमम, ये सारे क्या है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि जीन्स के साथ हम चेंज करते हैं, छेड़खानी करते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ब्रांचेस है बायोटेक्नोलॉजी की, जो आप साथ एक दूसरे के साथ में वर्क करती है, ठीक है। उसके अलावा फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी के लिए भी हम बेसिकली फिजियोलॉजी में भी हम स्टडी करने के लिए वगैरह हम टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक को यूज करते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर इंक्लूड्स, अगेन और क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हैप्लॉइड प्लांटलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैप्लॉइड प्लांटलेट अपने आप में एक बहुत ही फायदेमंद चीज होती है, ठीक है, जिसमें प्योर गमिट्स होते हैं। जैसे कि हमने बोला
हमने मेंडेलियन क्रॉस पढ़ा है। मेंडेलियन क्रॉस में हमने क्या बोला था, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, कैपिटल टी होता है। अगर ये डिप्लॉइड कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, डिप्लॉइड कंडीशन। अगर हम ऐसा प्लांट बना ले जो हैप्लॉइड है, तो ये एक प्लांट है पूरा का पूरा, लेकिन ये हैप्लॉइड है, तो इसमें दो कैपिटल टी या दो कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होंगे, इसमें एक ही कैपिटल टी होगा। अगर ये दूसरा एक हैप्लॉइड प्लांट है, ठीक है, दूसरा एक हैप्लॉइड प्लांट है, तो इसमें प्योरली स्मॉल टी ही होगा, ठीक है, प्योरली स्मॉल टी होगा, इसमें प्योरली कैपिटल टी होगा। तो ये पूरा प्योर प्लांट है, प्योर प्लांट फॉर कैपिटल टी टॉलनेस के अलील के लिए, ये प्योर प्लांट है फॉर ड्वार्फनेस के अलील के लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऐसे हम प्योर प्लांट फॉर्म करना है हमको, तो हैप्लॉइड प्लांट फॉर्म करना होता है। और हैप्लॉइड प्लांट हम किससे फॉर्म कर पाते हैं, टिश्यू कल्चरिंग से, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो प्रोपोगेशन वही है, टिश्यू कल्चरिंग से हम हजारों प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मतलब प्लांट के जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमको प्रोड्यूस करने हैं, तो हम टिश्यू कल्चरिंग से कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है, प्लांट के सेल का अगर सेल वॉल निकाल ले तो बचता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। चलो समझते हैं इसको भी। तो अगर हम प्लांट के एक सेल का डायग्राम बनाए, तो सेल में सबसे पहले तो सेल वॉल होती है भाई, सबसे पहले प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल के बाद बाकी सारी चीज़ें होती है अंदर, फिर अंदर ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है वैक्यूल, वैक्यूल के बाद होता है न्यूक्लियस, और फिर सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट जब कल्चर करते हैं तो सबसे पहले ये सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं। तो सेल वॉल अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, सेल वॉल ही ब्रेक हो गया, तो अब क्या बचा, अब सिर्फ प्रोटोप्लाज्म बचा, यानी अब सिर्फ यहाँ पे ये बचा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर वैक्यूल और न्यूक्लियस, तो यही चीज़ बचा। और इसका कल्चर किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, कल्चर, मतलब इसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे ऐड किया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम पे ऐड करके इसकी हजारों कॉपीज बनाई जाती है, कैलस बनाया जाता है, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, दैट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर किया जाता है, ठीक है। कल्चरिंग ऑफ रेयर प्लांट, ऐसे प्लांट जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। भाई एक प्लांट है, मान लो वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, एक लौता पेड़ बचा है आखिर का, तो हम क्या करेंगे, उसके कुछ सेल आइसोलेट कर लेंगे, उसका कल्चर करेंगे, हजारों सेल बनाएंगे, हजारों प्लांट बनाएंगे। तो रेयर प्लांट को फिर से रीजनरेट, रीओरिजिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। सोमैक्लोनल वेरिएशन, सोमैक्लोनल वेरिएशन भी फॉर्म करने हैं तो टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। सोमैक्लोन्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं, ठीक है। हमने बोला एक प्लांट है, एक प्लांट है जिसको हम बोल रहे हैं मदर प्लांट, ठीक है। मदर प्लांट का हमने एक सेल लिया जिसको हमने बोला एक्स प्लांट, एक्स प्लांट को हमने टिश्यू कल्चर में ग्रो किया, एक्स प्लांट को हमने एक मीडियम पे ग्रो किया। मीडियम पे ग्रो करने के बाद हमने क्या देखा, मीडियम पे ग्रो करने के बाद हमने देखा कि उसका कैलस बन गया, कैलस में हमने ऑर्गेनोजेनेसिस किया बाय एडिंग साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस किया, ऑर्गेनोजेनेसिस किया, ऑर्गेनोजेनेसिस करने के बाद हमको क्या मिले, बहुत सारे क्लोन प्लांट मिले, 1 2 3 4, तो ऐसे बहुत सारे क्लोन प्लांट्स हमको मिल गए, बहुत सारे क्लोन प्लांट्स हमको मिल गए हमको, क्योंकि अब बहुत सारे क्लोन प्लांट्स मिले तो ये सारे इसके क्लोन है, मदर प्लांट के ये क्लोन्स है, मदर प्लांट के ये सारे के सारे क्या है, क्लोन्स है। तो इनको सोमा क्लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन, सोमा क्लोन, मतलब 100% ये मदर प्लांट जैसे सिमिलर है, 100% सिमिलर टू मदर प्लांट, सिमिलर टू मदर प्लांट, मदर प्लांट से ये 100% क्या है, सिमिलर है। बट अब सोमैक्लोनल वेरिएशन क्या होता है, कभी कभी ना ये थोड़ा सा डिफर करता है मदर प्लांट से, कभी कभी ये जो क्लोन्स है वो मदर प्लांट से थोड़ा डिफर करता है, ठीक है। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, जेनेटिकल कारण हो सकता है, ठीक है, एपीजेनेटिकल हो सकता है, या हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल हो सकता है, तो मतलब कोई भी कारण हो सकता है, उसके वजह से हम देखते हैं कि थोड़ा सा वैरी करता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या होता है, ठीक है, थोड़ा नीचे हम लिखते हैं उसको, व्हाट इज सोमाक्लोनल वेरिएशन, सोमाक्लोनल वेरिएशन, सोमाक्लोनल वेरिएशन, समझेंगे चीजों को तो ही कंसेप्ट बिल्ड होंगे, ठीक है। सोमाक्लोनल वेरिएशन हम बोलते हैं कि दैट इज स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट वेरिएशन बिटवीन क्लोन्स एंड द मदर प्लांट, स्लाइट वेरिएशन, वेरिएशन बिटवीन क्लोन्स और सोमा क्लोन्स, ठीक है, क्लोन्स और सोमा क्लोन्स एंड मदर प्लांट, मदर प्लांट इज कॉल्ड एज सोमैक्लोनल वेरिएशन, ठीक है। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां तक हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोड्यूस स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट, इसके लास्ट का एप्लीकेशन हमने नहीं देखा। स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्ट्रेस रेजिस्टेंट मतलब कि जो टेम्परेचर के स्ट्रेस को या ऑस्मोटिक स्ट्रेस को आराम से रेजिस्ट कर सकता है, हाई टेम्परेचर में भी प्लांट ग्रो हो सकता है, कोल्ड टेम्परेचर में भी ग्रो हो सकता है, मतलब स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, झेल सकता है, टॉलरेंसी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है।
अब थोड़ा नेक्स्ट और एक चीज, एडवांटेजेस एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस, ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है देखो। इट हेल्प्स इन द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन हम बोल सकते हैं टिश्यू कल्चर की एक छोटी सी ब्रांच है, छोटी ब्रांच इन द सेंस कि टिश्यू कल्चर में भी हम क्या करते हैं, सिर्फ टिश्यू को, सेल को कल्चर करते जाते हैं बार बार, लेकिन माइक्रो प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, कल्चर करने के बाद उसका प्लांट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लांट, क्लोन्स बनाते हैं बहुत सारे। तो ये फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट, एक प्लांट की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, टाइम नहीं लगता ज्यादा। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है प्लांट का, प्लांट की हजारों कॉपी जल्दी जल्दी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन्ड। देखो यहाँ पे बोला है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांटलेट हमको मिल जाते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर अ स्मॉल स्पेस। बहुत छोटी सी जगह में बहुत हजार नंबर ऑफ प्लांट हम ले सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई यूजिंग माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर, प्लांट थ्रू आउट द ईयर हम इससे ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सीजन वगैरह कोई चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, तो हजारों प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स क्लोन्स आर प्रोड्यूस, तो ये जो जितने भी प्लांट होते हैं वो क्लोन्स होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। अगर तुमने एक सुपीरियर वेराइटी ली है, बेस्ट वेराइटी ली है जिसकी तुम क्लोनिंग कर रहे हो, तो ऐसे में तुम्हारी जितनी भी आने वाली ऑफस्प्रिंग वो सारे के सारे सेम टू सेम क्लोन होने वाले हैं, ठीक है। तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होते हैं, क्लोन फॉर्म होते हैं, ठीक है, बाय दिस मेथड। देयरफॉर डिजायरेबल कैरेक्टर, जो भी हमको डिजायरेबल कैरेक्टर है उनके हम डिजायर्ड सेक्स भी बोल सकते हैं, डिजायर्ड सेक्स मेल या फीमेल प्लांट चाहिए, तो वो सारे कैरेक्टर हमको हजारों प्लांट में मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, दे कैन केप्ट कांस्टेंट फॉर मेनी जनरेशन, हजारों जनरेशन के लिए उनको सेम रखा जा सकता है कैरेक्टर को वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, द रेयर प्लांट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। देखो जो प्लांट रेयर है, रेयर मतलब बिल्कुल बहुत कम पाए जाते हैं या एंडेंजर्ड खत्म होने की कगार पे, तो ऐसे प्लांट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका नंबर बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर मेथड की क्या क्या स्टेप्स है, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द फ्लो चार्ट, टिश्यू कल्चर मेथड का फ्लो चार्ट हम बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट आपका पेशेंस मैटर करता है, ये टॉपिक मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MSTCT एंड नीट, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले होती है कि हम जिसमें भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसको हमें क्लीन करना होता है, स्टरलाइज करना होता है सारे इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, ओवन और ऑटोक्लेव में। तो हम क्या करेंगे, क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर, ग्लासवेयर जो भी हम यूज करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट में सबको क्लीन करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। कहाँ पे स्टरलाइज करेंगे, ओवन और ऑटोक्लेव, ठीक है, वो हो गया। दूसरा, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। अब न्यूट्रिएंट मीडियम का सिलेक्शन करेंगे, अगर हमें MS मीडियम चाहिए तो हम MS मीडियम को बनाएंगे, ठीक है, विथ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन हम बराबर डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वटेवर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन ऑफ मीडियम, मीडियम का भी हमें स्टरलाइजेशन करना होता है फॉर 20 मिनट, ऑटोक्लेव में रखना होता है, ठीक है, और 15 LBS, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट को हमें आइसोलेट करना होता है, जो हमारा मदर प्लांट है वहां से एक्सप्लांट को आइसोलेट करना होता है, ठीक है। एक्सप्लांट को आइसोलेट करने के बाद हमें उसे स्टरलाइज करना होता है, हमने बोला था मर्क्यूरिक क्लोराइड में, इथिल अल्कोहल में, अब उसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर से उसको रिंस करना होता है थोड़ा, ठीक है। एंड एक्सप्लांट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रोइंग स्टॉक प्लांट, एक्सप्लांट कहाँ से लिया गया हमने, स्टॉक प्लांट से यानी मदर प्लांट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लांट आ गया, हमारा ग्लासवेयर सारे स्टरलाइज हो गए, हमारा मीडियम भी प्रिपेयर्ड हो गया, स्टरलाइज हो गया, एक्सप्लांट भी आ गया। अब हम तैयार है इनोकुलेशन के लिए। अब हम करेंगे इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन अ कल्चर, ठीक है। ये कहाँ किया जाता है, हम बोल रहे हैं लैमिनार एयर फ्लो में किया जाता है, ठीक है। तो हमने बोला इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन द कल्चर फ्लास्क, कल्चर वाले फ्लास्क में यानी मीडियम वाले जगह पे हमको इसको इनोकुलेशन करना है, कंटेनिंग स्टरलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम। देखो जहाँ पे स्टरलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम है वहाँ पे हम इस एक्सप्लांट को इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेशन इज डन इन द लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, ठीक है, वो जो बोला है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन ऑफ द इनोकुलेटेड एक्सप्लांट। इनोकुलेटेड एक्सप्लांट का इंक्यूबेशन पीरियड हमको यहाँ पे मैटर करता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनका भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जहां पे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी सेल अपना नंबर बढ़ाता है। 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 8,000, 8 लाख, 8 करोड़, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाता है। उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जिसमें वो अपना नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि वो हमें विजिबल होता है। जैसे बैक्टीरिया हमको इन्फेक्शन करता है या वायरस हमको इन्फेक्शन करता है, तो वो अपना नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो विजिबल हो जाता है, हमें खांसी, सर्दी, बुखार होने लगता है, यानी विजिबल हो जाता है, सिम्टम्स आ जाते हैं। उसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये 1 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 1 वीक का, 2 वीक का हो सकता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं हमारे बॉडी में टाइफॉइड जब एंटर करता है बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, तो उसको करीब करीब 8 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड लगता है। 8 से 12 दिन में वो अपना नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि वो हमें डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमने अब क्या किया, हमने एक सेल डाला है मीडियम पे,
तो मीडियम पे ये सेल अभी ग्रो करेगा, एक सेल के 2 सेल होंगे, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 8000, है ना। तो उसका भी इंक्यूबेशन पीरियड होगा जब तक हमें कैलस न मिल जाए, ठीक है। देखो, इंक्यूबेशन ऑफ द इनोक्यूलेटेड एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का अब इंक्यूबेशन पीरियड हमें देखना है कितना है। तो ये इंक्यूबेशन देखो यहाँ पे कितना बोला है, 2 to 3 वीक्स, ठीक है। हेयर सेल्स ऑफ एक्सप्लांट ग्रो प्रोलिफरेट, ग्रो होंगे, प्रोलिफरेट होंगे यानी डिवाइड होंगे फ्रॉम द कैलस, ठीक है, फॉर्म करेंगे कैलस, ठीक है, और 2 से 3 वीक में ये हो जाएगा, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। सब कल्चरिंग ऑफ द कैलस, कैलस का हम आगे क्या करेंगे, सब कल्चरिंग। हमने बोला अगर कैलस को हम सब कल्चर नहीं करेंगे तो वो डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको हम सब कल्चर करेंगे, ठीक है। इफ कैलस इज टू बी मेंटेन्ड, अगर हमें कैलस को लॉन्ग पीरियड के लिए मेंटेन करना है, ठीक है, तो कैलस को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से 4 सेगमेंट में और उसके सब कल्चर बनाने पड़ेंगे, एक कैलस के 4 कैलस हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है, या 1000 कैलस भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब कैलस हमारे पास है बहुत सारे, अब हम इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस, अगर हमें प्लांट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्गन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम कुछ हार्मोन डालेंगे, इनिशिएशन ऑफ रूटिंग एंड शूटिंग दैट इवेंचुअली लीड्स टू द प्लांटलेट फॉर्मेशन। और रूटिंग शूटिंग कैसे होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन से, ऑक्सिन डालेंगे तो रूटिन और साइटोकाइनिन डालेंगे तो शूटिंग, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसका प्रोपोर्शन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सिन तो रूटिंग, कम साइटोकाइनिन, ज़्यादा ऑक्सिन तो रूटिंग, ठीक है, साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो शूटिंग, ठीक है, शूट फॉर्मेशन, ठीक है। रूट फॉर्मेशन को राइजोजेनेसिस बोलते हैं, शूट फॉर्मेशन को कॉलोजेनेसिस बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं कि हमारे पास अब ऑर्गन फॉर्मेशन हो चुका है, प्लांट फॉर्मेशन हो चुके हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट फॉर्म हो चुके हैं। अब इनका क्या होता है, इसको हार्डनिंग पीरियड में रखा जाता है। हार्डनिंग पीरियड क्या होता है, अब ये प्लांटलेट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं भेज सकते हम, इसको थोड़ी देर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए रखना होता है, तब वो एनवायरमेंट को अडाप्ट करता है और फिर हम उसको आगे भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। अब ये सारे छोटे छोटे प्लांटलेट को पॉलीथीन बैग में भरा जाता है, रखा जाता है, ठीक है, कंटेनिंग स्टरलाइज सॉइल, जिसमें एक स्टरलाइज सॉइल होगा, ठीक है, एंड केप्ट एट अ लो लाइट एंड हाई ह्यूमिड कंडीशन, जिसको लो लाइट और हाई ह्यूमिड कंडीशन में रख के एनवायरमेंट के काबिल बनाया जाता है। और फिर उसको हम देखते हैं सूटेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैसे रखा जाता है और फिर उसको फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है, लोगों को बेचा जाता है, लोगों के पास दिया जाता है, जिससे वो अपने घर में गमले में पेड़ लगाते, खेती में खेती करते, पेड़ लगा के। तो इस तरीके से हमारा टिश्यू कल्चर का पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।